हेलो एवरीवन। ये एक सुपरपोजिशन की दूसरी प्रॉब्लम है जिसमें कि तीन सोर्सेस कनेक्टेड हैं और तीनों की जो फ्रीक्वेंसीज है हमारी वो तीनों अलग अलग है। डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारी 0 होती है, यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू 1 है, यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू 2 है। तो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हमें एक्सप्रेशन फॉर आई ऑफ टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन बाय वन सोर्सेस को कंसिडर करेंगे, दूसरे सोर्सेस को हम इनएक्टिव करेंगे। तो जितने सारे वोल्टेज सोर्सेस ही हैं, इनएक्टिव करने के लिए हम उन्हें शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट केस में जब हमने 5 वोल्ट लिया है तब हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, एमीटर है, ये नहीं भी लगाया तब भी चलेगा, इसे भी इनएक्टिव कर दिया हमने, इसे भी इनएक्टिव कर दिया। तो यहाँ इसे आप अज्यूम कर लीजिए कि ये कुछ भी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। हमें आई ऑफ टी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा I1 1 हेनरी एंड 1। तो यहाँ I1 हम यहाँ देख रहे हैं कि डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स है, इसका मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है। 0 है इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ओमेगा 0 है, जे ओमेगा एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या रह गया, एलिमेंट के नाम पर सिर्फ 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I1 विल बी इक्वल टू 5/1 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकेंड केस हम देखेंगे, केस 2, दूसरा सोर्स कंसिडर करते हैं हम। मान लीजिए हमने ये सोर्स कंसिडर किया, बाकी दोनों सोर्सेस को इनएक्टिव किया, तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, इसे भी इनएक्टिव कर दिया, इसे भी इनएक्टिव कर दिया, यहां से फ्लो होने वाला करंट आई ऑफ टी, ये है 1 ओम। जे ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, तो ये J1 ओम। यहाँ हमें निकालना है आई ऑफ टी। आई ऑफ टी क्या होगा, ये जब भी हमें इस फॉर्म में दिया रहता है तो हमारा ये 10 क्या है, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है। और हम जब फेजर्स में लिखते हैं तो आरएमएस वैल्यू लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई ऑफ टी। तो आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू 10/√2 आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + J1 which will be equal to 5 एंगल माइनस ऑफ 45 डिग्री। ये हमारा आई ऑफ टी आ गया, जो कि I2 ऑफ टी है। एक्चुअली सेकंड केस है हमारा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं I2 ऑफ टी। इसको हम इस तरह से, चूंकि ये क्या है हमारी आरएमएस वैल्यू, अब हमको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं I2 ऑफ टी इज इक्वल टू 5 × √2 cos ऑफ t माइनस 45 डिग्री। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 में हम अब इस सोर्स को कंसिडर करेंगे, बाकी दोनों सोर्सेस को इनएक्टिव करते हैं। तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास ओमेगा क्या है 2, दैट मीन्स यहाँ पर ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J2 ओम्स, ये 1 ओम। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है क्या, I3 ऑफ टी बोल देते हैं हम इसको, क्योंकि ये थर्ड केस है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I3 ऑफ टी, I3 ऑफ टी विल बी इक्वल टू, वोल्टेज कितना है हमारा, ये हमारी पीक वैल्यू है, हमें क्या लेना है, आरएमएस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 10√5 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 1 + J2 which will be equal to 10/√2 एंगल माइनस 63.43।
इतना एम्पियर्स। या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि I3 ऑफ t, क्योंकि हमने कोसाइन टर्म्स में लिखा था तो हमें वापस इसको कोसाइन टर्म्स में लिखना होगा। तो ये क्या है हमारी RMS वैल्यू, इसके साथ में हमको पीक वैल्यू लिखते हैं। तो 10/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 cos ऑफ 2t minus 63.43 which will be equal to 10 cos of 2t minus 63.43 ना एम्पियर्स। ये हमारा है I3 ऑफ t। तो अब फाइनल I का एक्सप्रेशन हमसे पूछा था, तो I ऑफ t हम क्या बोल सकते हैं, I1 मैं कैपिटल में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे DC सोर्स था, तो इसका मतलब हम स्टेडी स्टेट वाली बात में थे तब, प्लस I2 ऑफ t प्लस I3 ऑफ t, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं वैसे, 5 प्लस I2 ऑफ t आपका कितना आया था 5√2 cos ऑफ t minus 45 डिग्रीज प्लस 10 cos ऑफ 2t minus 63.43 ना एम्पियर्स। ये आपका फाइनल I का एक्सप्रेशन आया, I ऑफ t। सिंपल था, 3 सोर्सेस थे, तीनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग थी, तो हमने इंडिविजुअल कंसीडर किया, सुपरपोजिशन थ्योरम हमें यूज करना था इसलिए, और ऐसे केसेस में स्पेशली सुपरपोजिशन से ही सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, 1 बाय 1 सोर्सेस को कंसीडर किया, फाइनली तीनों सोर्सेस के रिस्पॉन्स को हमने ऐड कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, रीडिंग ऑफ एमीटर। हमें ये याद रखना है कि जब भी रीडिंग ऑफ एमीटर पूछा जाए, इसका मतलब अल्टीमेटली हमसे उसकी RMS वैल्यू पूछी गई है, करंट की RMS वैल्यू। तो करंट की RMS वैल्यू क्या होगी, RMS विल बी इक्वल टू √ ऑफ 5 स्क्वायर प्लस हाफ। ये हाफ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अंदर स्क्वायर हो रहा है और √2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, हाफ होगा, इसलिए वो बाहर आ गया, प्लस हाफ ये हमारी RMS वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस इंटू 2 प्लस 100 which will be equal to 25 multiplied by plus 25 plus 50 which is equal to √ of 100 which is equal to 10 amperes। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो रियल पावर निकालने के लिए हम 2 अप्रोचेस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हैं, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। एक तो जो हमारा डायरेक्ट रिस्पॉन्स आया है 10 स्क्वायर, और चूंकि रियल पावर लॉस कहाँ होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है, × 1 विच इज इक्वल टू 100 वॉट। दूसरा हमने कहा सुपरपोजिशन के थ्रू भी हम पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो P1 ड्यू टू फर्स्ट सोर्स जो हमने लिया था 5 वोल्ट, तो इसके कारण से करंट हमारा निकल के आया था 5 एम्पियर्स। तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 दिस इज इक्वल टू 25 वॉट। P2 सेकेंड सोर्स हमने कंसिडर किया था ये, इसके कारण से हमारा करंट निकल के आया था 5√2। ये क्या है, पीक वैल्यू है। RMS वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 दिस इज इक्वल टू 25 वॉट। P3 इज इक्वल टू थर्ड सोर्स हमने कंसिडर किया था ये, जिसके कारण से हमारा करंट निकल के आया था ये। तो ये है हमारी पीक वैल्यू, हमें कंसिडर करना है क्या, RMS वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 दिस इज इक्वल टू 100/2 दिस इज इक्वल टू 50 वॉट। तो यस, जहां फ्रिक्वेंसीज अलग अलग होती है हम वहां सुपरपोजिशन की हेल्प से भी पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100 वॉट। डायरेक्टली फाइंड आउट करने पे भी हमारा 100 वॉट आया, और हमने सुपरपोजिशन से भी फाइंड आउट किया तो भी हमारा 100 वॉट है।
रियल पावर के बाद हमसे बोला है रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करने के लिए। रिएक्टिव पावर क्या होता है? Q इज इक्वल टू, तीनों के कारण से निकालनी है हमको, I1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय XL1 प्लस I2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय XL1, ये RMS वैल्यूज, प्लस I3 स्क्वायर RMS मल्टीप्लाइड बाय XL1। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारा एक्सेल क्या आया था? चूंकि फ्रीक्वेंसी हमारी 0 थी, 5 वोल्ट मतलब डीसी सोर्स था और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ओमेगा 0 है, तो XL1 हमारा 0 था, तो ये हमारा हो गया 0 प्लस। सेकेंड केस में क्या था? I2 हमारा 5√2, ये हमारी पीक वैल्यू है, हमें RMS निकालनी है, तो 5√2 डिवाइडेड बाय √2 विच इज इक्वल टू 5 अगेन मल्टीप्लाइड बाय XL1 दिस केस में क्या आया था? 1 प्लस थर्ड करंट है हमारा 10, ये पीक वैल्यू है, तो हमें इसे लेना पड़ेगा 10/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। ये है हमारी रिएक्टिव पावर विच विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू 25 प्लस 100/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 125 VAR। इतने बार्स आपकी रिएक्टिव पावर आ गई। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा है पावर फैक्टर। जब भी आपको पावर फैक्टर निकालना होता है तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई। कॉस फाई निकालना है, हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है? VI कॉस फाई। S इज इक्वल टू क्या होता है? अपरेंट पावर, ये हमारी रियल पावर होती है, ये अपरेंट पावर क्या होता है? V इंटू आई। ठीक, तो पावर फैक्टर अगर हमें निकालना है cos फाई, इट विल बी इक्वल टू रियल पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। रियल पावर हम निकाल चुके हैं 100 वॉट, अपरेंट पावर हमें निकालना होगा। अपरेंट पावर S इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS यूजुअली हम लेते हैं, लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ हम ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। उसका कारण है कि यहाँ हमारा डीसी सोर्स है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये डीसी के कारण से जो करंट और वोल्टेज है वो भी कंसिडरेशन में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम अपरेंट पावर निकालने के लिए √of P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ये करेंगे, विच इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर, this will be equal to 160 वोल्ट एम्पियर्स। ठीक है, अपरेंट पावर आ गया, रियल पावर भी हमें पता है 100 वॉट है, तो हम बोल सकते हैं पावर फैक्टर इज इक्वल टू P/S इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 160, दिस विल इक्वल टू 0.625। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी कभी ऐसे 3 सोर्सेस हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के हैं, तो हम 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करते हैं। रियल पावर पूछा था, हमने रियल पावर निकाल लिया, रिएक्टिव पावर निकाल लिया। पावर फैक्टर निकालने के लिए हमने पहले अपरेंट पावर निकाला, उसके बाद हमने पावर फैक्टर निकाल लिया।